राधे राधे। हे फैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्म आर अकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड यूनिट 4, जिसमें हमने 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्ड, एंड हेलमिंथिक्स। एंड हेलमिंथिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो हेलमिंथिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यूज़ आते हैं। सो इसे स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे हेलमिंथ्स एंड हेलमिंथिक इन्फेक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलमिंथ्स commonly known as parasitic worms or intestinal worms. So helminths को commonly parasitic worms या intestinal worms कहा जाता है. So you can remember helminths as worms. Helminths are eukaryotic multicellular organisms. यानी कि helminths या worms eukaryotic multicellular organisms होते हैं, यानी eukaryotic मतलब well defined nucleus and proper organelles. Helminths live in human intestine, blood or tissues. यानी कि जो हेलमिंथ्स या वॉर्म्स हैं वो मोस्टली ह्यूमन के इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं एंड ब्लड को एंड टिश्यूज को। ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, सॉइल और वेक्टर्स। यानी कि जो हेलमिंथिक इन्फेक्शन है, या कह सकते हैं हेलमिंथ्स या वॉर्म्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, सॉइल और वेक्टर्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हेलमिंथ्स। हेलमिंथ्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। फर्स्ट है नीमाटोड्स, जिन्हें राउंड वॉर्म भी कह सकते हैं। ये जो वॉर्म्स होते हैं ये राउंड या सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, जिसके एग्जांपल है एस्केरियसिस, हुकवॉर्म एंड पिनवॉर्म। सेकंड जो क्लास है वो है कैस्टोड्स, जिसे टेप वॉर्म भी कहते हैं। ये जो वॉर्म्स हैं इनकी शेप फ्लैट एंड रिबन लाइक होती है और इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है। इसका एग्जाम्पल है टेनिया स्पीशीज। थर्ड जो क्लास है वो है ट्रीमाटोड्स, जिन्हें फ्लूक्स भी कहते हैं। ये जो वॉर्म्स होते हैं ये लीफ शेप्ड वॉर्म्स होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है लिवर फ्लूक्स। सो ये थी बेसिक डिटेल्स अबाउट हेलमिंथ्स और वॉर्म्स। अब हम देखेंगे ये कैसे इफेक्ट करते हैं। हेलमिंथिक इन्फेक्शंस क्या होते हैं? हेलमिंथिक इन्फेक्शंस आर पैरासिटिक डिजीजेस कॉज्ड बाय हेलमिंथ्स और पैरासिटिक वॉर्म्स। सो हेलमिंथिक इन्फेक्शंस एक पैरासिटिक डिजीज है जो कि होती है हेलमिंथ से या फिर वॉर्म से। इसके कॉमन सिम्टम्स है एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वेट लॉस एंड एनीमिया। अब हम डिस्कस करेंगे एंट हेलमिंथिक्स को, जो है हमारा मेन टॉपिक। सो दीज आर द ड्रग्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेलमिंथिक इन्फेक्शंस बाय किलिंग और एक्सपेलिंग पैरासिटिक वॉर्म्स हेलमिंथ्स फ्रॉम द बॉडी। यानी कि जो एंट हेलमिंथिक्स है वो ऐसे ड्रग्स हैं जिन्हें यूज करते हैं हेलमिंथिक इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में। और ये कैसे ट्रीट करते हैं? आइदर बाय किलिंग द वॉर्म और एक्सपेलिंग द वॉर्म आउट ऑफ द बॉडी। यानी कि ये जो ड्रग्स हैं ये वॉर्म्स को या तो किल कर देते हैं या फिर उसे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। सो इन दोनों वेज में ये ट्रीट करते हैं हेलमिंथिक इन्फेक्शंस को। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंट हेलमिंथिक्स। सो इन मेडिसिनल केमिस्ट्री हम देखते हैं इसकी केमिकल क्लासिफिकेशंस। ये 5 मेजर क्लासेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट है पिप्राजीन्स, जिसके अंदर ड्रग आती है डाइएथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट, इन शॉर्ट इसे DEC भी बोलते हैं। एंड सेकेंड है पिप्राजीन सिट्रेट। सेकेंड जो क्लास है वो है बेंजीमिडाजोल्स। इसके अंदर ड्रग्स आती हैं एल्बेंडाजोल, मीबेंडाजोल एंड थायाबेंडाजोल। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो है नेचुरल प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर ड्रग आती है इवरमेक्टिन। ये बहुत कॉमनली सुना होगा ये नाम आपने। एंड जो फोर्थ क्लास है वो है हेट्रोसाइक्लिक्स, जिसके अंदर ड्रग्स आती है ऑक्सामिनिक्विन एंड सेकेंड है प्राजिक्विंटल। लास्ट जो हमारी क्लास है वो है अमाइड, जिसके अंदर ड्रग आता है निक्लोसमाइड। सो ये था हमारे एंट हेलमिंथिक्स की डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। अब हम इन डिटेल हमारे जो 2 स्टार ड्रग्स हैं डेट इज डाइएथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट एंड मीबेंडाजोल, इन दोनों को इन डिटेल डिस्कस करेंगे विद देयर सिंथेसिस। सो हमारी फर्स्ट ड्रग है डाइएथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसका स्ट्रक्चर। इसके नाम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है डाइएथाइल, यानी कि 2 इथाइल ग्रुप है यहाँ पर। सेकेंड है कार्बम, कार्बा रिप्रेजेंट करता है कार्बामोइल ग्रुप को, और कार्बामोइल ग्रुप होता है CONH। सो ये जो हमारा ग्रुप है ये है डाइएथाइल कार्बोमाइल ग्रुप। अब जो लास्ट हमारा पार्ट है वो है एजीन। एजीन रिप्रेजेंट करता है पिप्राजीन रिंग को। सो ये है पिप्राजीन रिंग जिसके साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। एंड लास्ट वन इज सिट्रेट, तो ये हमारा ग्रुप है सिट्रेट। सो ऐसे इसका स्ट्रक्चर याद रखेंगे। अब हम देखेंगे इसका सिंथेसिस।
DEC के सिंथेसिस में जो इनिशिएटिंग कंपाउंड है वो है एन मिथाइल पिपराजीन, यानी कि ये हमारी पिपराजीन रिंग है, इससे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सेकंड जो कंपाउंड है वो है डाइथाइल कार्बोमोइल क्लोराइड, तो ये डाइथाइल कार्बोमोइल ग्रुप एंड इसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो ये जो H है एंड ये Cl है, ये दोनों रिलीज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोराइड, एंड ये पूरा ग्रुप इससे आकर जुड़ जाएगा। सो ये देख सकते हैं, ये है एन मिथाइल पिपराजीन रिंग, ये है कार्बोमोइल ग्रुप एंड ये है डाइथाइल। अब जो हमारा कंपाउंड है वो तो बन गया, लेकिन इसे हम सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे टू मेक इट इन अ सॉल्ट फॉर्म। तो जब इसे सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये तो एज इट इज सेम रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा सिट्रेट ग्रुप और फॉर्मेशन होगा डाइथाइल कार्बोमेजीन सिट्रेट का। तो इसका सिंथेसिस बहुत ही ईजी है, सिर्फ 2 स्टेप्स में इसका सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डाइथाइल कार्बोमेजीन सिट्रेट। तो स्टार्ट करते हैं। एक्ट्स मेनली ऑन माइक्रोफिलारिया लार्वल फॉर्म, यानी कि जो DEC है वो मेनली हेलमेंट्स या वॉर्म्स के लार्वल फॉर्म पे ही एक्ट करता है, अडल्ट फॉर्म पर ये इतना एक्ट नहीं करता है। सो एक्ट्स मेनली ऑन माइक्रोफिलारिया लार्वल फॉर्म, डैमेज द मेम्ब्रेन सरफेस ऑफ ऑर्गेनेलीज, यानी कि जो वॉर्म है उसका जो सरफेस है या उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करते हैं DEC, दैट इज डाइथाइल कार्बोमेजीन सिट्रेट। और जब उसका सरफेस या उसकी जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगी तो जो वॉर्म है वो इमोबिलाइज हो जाएगा एंड वीक हो जाएगा एंड अल्टीमेटली किल द पैरासाइट रिजल्टिंग इन रिमूवल फ्रॉम ब्लड, यानी कि जब वो इमोबिलाइज हो जाएगा यानी कि वो हिल नहीं पाएगा, बहुत वीक हो जाएगा, तो जो पैरासाइट या वॉर्म है उसकी डेथ हो जाएगी एंड वो ब्लड से बाहर निकल जाएगा। ये था इसका मैकेनिज्म। अब हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ DEC। इसका फर्स्ट यूज है ट्रीटमेंट ऑफ फिलारियासिस। सो फिलारियासिस एक हेलमिंथिक इन्फेक्शन होता है जो फिलारियल वॉर्म से होता है, सो इसके ट्रीटमेंट में यूज आता है DEC। सेकंड जो यूज है वो है ट्रीट राउंड वॉर्म इन्फेक्शन एस्कैरियासिस, यानी कि राउंड वॉर्म इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यूज आता है DEC। थर्ड है इफेक्टिव अगेंस्ट माइक्रोफिलारिया, यानी कि माइक्रोफिलारिया होता है लार्वल फॉर्म ऑफ फिलारियल वॉर्म, यानी कि ये लार्वल फॉर्म पे एक्ट करता है। लास्ट जो यूज है यूज इन ट्रॉपिकल इयोसिनोफिलिया। ट्रॉपिकल इयोसिनोफिलिया एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जो फिलारियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट होता है। इस कंडीशन में इयोसिनोफिल काउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। DEC माइक्रोफिलारिया को डिस्ट्रॉय करके इयोसिनोफिलिया को रिड्यूस करता है। अब हम देखेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट्स। इसके एडवर्स इफेक्ट्स मोस्ट कॉमन है, जैसे कि हेडेक, फीवर, नोजिया, डिजीनेस, मसल पेन एंड एलर्जिक रिएक्शंस। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट ड्रग मीबेंडाजोल। सबसे पहले देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में ये एक बेंजीन रिंग है, इससे कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है एंड अगेन एक बेंजीन रिंग है, इससे इमिडाजोल रिंग अटैच है। इन दोनों को कंबाइंडली बोलते हैं बेंजीमिडाजोल। एंड मीबेंडाजोल बेंजीमिडाजोल क्लास का ही ड्रग है। सो जिसमें इमिडाजोल फ्यूज होती है बेंजीन रिंग के साथ, उसे बोलते हैं बेंजीमिडाजोल। एंड ये जो है हमारा कार्बोमेट ग्रुप है एंड इसके साथ जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप। NHCOO ग्रुप है, इसे बोलते हैं कार्बोमेट ग्रुप एंड ये है मिथाइल ग्रुप। सो इसके स्ट्रक्चर में है Me जो रिप्रेजेंट करता है मिथाइल ग्रुप को एंड बैंड रिप्रेजेंट करता है बेंजीमिडाजोल को, यानी कि बेंजीन फ्यूज्ड विद इमिडाजोल रिंग। ये जो कार्बामेट ग्रुप है ये इसके नाम में आपको नहीं दिखेगा, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाकर याद रखना होगा। ये जो ग्रुप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी एंटी हेलमिंथिक एक्टिविटी के लिए एंड ये ग्रुप ही हेल्प करता है बीटा ट्यूब्यूलिन बाइंडिंग में। ये हम इसके मैकेनिज्म में समझेंगे। ये था इसका स्ट्रक्चर। अब देखेंगे इसका सिंथेसिस ऑफ मीबेंडाजोल। इसमें जो इनिशिएटिंग कंपाउंड है वो है 4-क्लोरोबेंजाफेनॉन, यानी कि 4 पोजीशन पर क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, 4-क्लोरोबेंजोफेनॉन यानी कि फेनाइल ग्रुप, और इन दोनों के बीच में है कीटोन ग्रुप। इसे जब हम रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, तो हमारी जो थर्ड पोजीशन है इस पर आ जाता है नाइट्रो ग्रुप। देन अगेन जब हम इसे रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड मैथेनॉल, देन इसकी जो फोर्थ पोजीशन पर जो Cl है वो रिलीज हो जाता है एंड उसकी प्लेस पर आ जाता है NH2 दैट इज अमीन ग्रुप। अगेन इसका रिडक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2PD। सो इसकी थर्ड पोजीशन पर ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये भी अमीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके जो ऑक्सीजन है ये रिलीज हो जाएंगे
एंड इसका रिडक्शन हो जाएगा, इसकी प्लेस पर आ जाएंगे हाइड्रोजन। तो इसकी जो थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन है दोनों पर आ गए अमीन ग्रुप। अब आप इसका फाइनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो इस पोजीशन पर भी नाइट्रोजन है, इस पोजीशन पर भी नाइट्रोजन है। तो हमारे ये जो दोनों नाइट्रोजन है ये आ गए। अब हम इसे रिएक्ट करवाएंगे मिथाइल एस मिथाइल थायोयूरिया कार्बोक्सिलेट, देन हमारा जो फाइनल कंपाउंड है मीबेंडाजोल, इसका सिंथेसिस होगा। अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मीबेंडाजोल। मीबेंडाजोल बाइंड्स टू बीटा ट्यूब्यूलिन ऑफ हेलमेंट्स और वॉर्म्स। सो मीबेंडाजोल जो ड्रग है वो हेलमेंट्स या वॉर्म्स के अंदर जो प्रोटीन है दैट इज बीटा ट्यूब्यूलिन, इससे जाकर बाइंड होता है। यानी कि हेलमेंट्स के अंदर या वॉर्म्स के अंदर एक प्रोटीन होता है बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, इससे जाकर बाइंड होता है मीबेंडाजोल ड्रग। एंड जब इस प्रोटीन से जाकर बाइंड होता है तो इसका जो पॉलीमराइजेशन होता है उसे इनहिबिट करता है, इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। सो जब बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन रुक जाएगा दैट अल्टीमेटली इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल का जो फॉर्मेशन है वो रुक जाता है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज अपटेक लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ एनर्जी, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के ना होने की वजह से ग्लूकोज का जो अपटेक है वो कम हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाता है। एंड जब ग्लूकोज नहीं होगा तो जो उसकी एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी खत्म हो जाती है। एंड देन वर्म बिकेम्स इमोबाइल एंड डाइज। सो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास एटीपी या एनर्जी नहीं होगी तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। सो द वर्म बिकेम इमोबाइल एंड अल्टीमेटली डाइज। सो इन शॉर्ट मीबेंडाजोल एक्ट करता है ऑन द बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन ऑफ वर्म and that inhibit microtubule synthesis which causes decreased glucose uptake and depletion of energy, and that ultimately inhibit the movement of worm. अब हम डिस्कस करेंगे uses of mebendazole. Mebendazole is used as broad spectrum anthelmintic. So mebendazole एक broad spectrum anthelmintic drug है. So it is used for mostly all the worms. Second है treatment of roundworm infections such as ascariasis, enterobiasis and hookworm infection. So mebendazole जो drug है वो used होता है in the treatment of roundworm infection, and उसके कुछ examples हैं ascariasis, enterobiasis. Enterobiasis is an infection caused by pinworm, and last is hookworm infection. अब हम देखेंगे इसके adverse effects. एंथेल्मिंटिक्स के जो एडवर्स इफेक्ट्स है वो मोस्टली कॉमन है डीईसी के, दैट इज डाइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट के भी एडवर्स इफेक्ट्स थे वो सिमिलर ही थे। फर्स्ट है एब्डोमिनल पेन, सेकंड है डायरिया, नेक्स्ट इज नोजिया दैट इज अर्ज ऑफ वॉमिटिंग, नेक्स्ट है वॉमिटिंग। ये जो हमारे स्टार्टिंग 4 जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं ये जीआई रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स है, एंड द लास्ट 2 adverse effects are related with nervous system. So ये है headache and dizziness. ये था हमारा पूरा टॉपिक अबाउट एंथेल्मिंटिक्स, जिसमें हमने डिस्कस करे हमारे जो 2 स्टार ड्रग्स थे उन्हें इन डिटेल. If you found the video helpful, then please like and share. And if you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thanks for watching. Subscribe for more such videos.